वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। छोटे से ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं और हिदायत की बात से ब्रेक से पहले हिदायत की बात पे जो अली भाई ने बातें बताई वो बहुत ही मुफीद थी और अगर हम उन पर अमल करने की कोशिश करें, कोशिश क्यों करें बल्कि हमें उस पर अमल करना चाहिए। आज हमारा जो मंगल का दिन है और मंगल के रोज़ हमारा सेगमेंट होता है आज क्या पकाएं या आज का पकवान। तो आज चूँकि रमज़ान भी शुरू होने वाला है और अफ्तार और सहरी की जो ख़ास एहतमाम हमारे यहाँ होता है कल्चरली भी और मजहबी तौर पर भी हम इसमें जो है ख़ास इन्वॉल्व होते हैं और बड़ा मज़ा रहता है अफ्तारी के वक्त। तो जो इस तरह से ये होता है कि हमें जितने खाने जो हैं वो रोज़ाना बनाने का मौका मिलता है, रूटीन सी बन जाती है कि इतने टाइम पे अफ्तारी की तैयारी शुरू करनी है, इतने टाइम पे सहरी की अफ्तारी शुरू करनी है और इस तरह से एक बड़ी ऑर्गेनाइज ज़िंदगी हो जाती है। और जो ही रमज़ान ख़त्म होता है आप रमज़ान को बहुत मिस करते हैं और बहुत उदासी हो जाती है और वो जो रूटीन ज़िंदगी की एक बन चुकी होती है जिसमें ना सिर्फ ये कि सहरी और अफ्तारी की तैयारी शामिल है बल्कि जिस तरह से अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां जो हैं वो कमा सकें, अपने आप को बेहतर बना सकें, अपने जो है वो मुहासबा कर सकें और अपनी जो तसीह है जहाँ पे हमारी गलतियां हैं वहाँ पर अपनी तसीह कर सकें। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम रमज़ान के बाद बहुत मिस करते हैं, इसलिए रमज़ान के बाद भी इनको नहीं छोड़ना चाहिए। अपने आप को जो बेहतर है बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। आज आपको बताऊँगी चूँकि रमज़ान भी करीब है इसके हिसाब से भी कुछ कि एक कबाब की डिश आपको बताती हूँ। शाही मलाई कबाब जो है हमारी आज की डिश का नाम है और जो रॉयल टच है, शाही टच खानों में पैदा करना जो होता है, थोड़ा टच देना उसका, वो थोड़ा ऐसा लगता है बहुत मुश्किल है, हालांकि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। थोड़ी सी कोशिश से या एक आधे इंग्रेडिएंट के इजाफे से जो ये रॉयल टच है वो इसमें शामिल हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि शाही मलाई कबाब कैसे बनाए जाते हैं। इसका एस्टिमेटेड प्रिपरेशन टाइम जो है वो 15 मिनट होता है और कुकिंग टाइम भी आप इसका 15 मिनट लगा लीजिए। और जो आपको मैं जिस पैमाइश से आपको बता रही हूँ इस इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो 4 पीपल को जो है वो सर्व करेंगे, 4 सर्विंग्स के लिए हैं। और इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स जो अज्जा हैं वो चाहिए होंगे। इनमें गाय के गोश्त से बनेंगे ये कबाब, बीफ से, यानी कि गाय का गोश्त हमें 500 ग्राम चाहिए। 500 ग्राम उबला हुआ गाय का गोश्त आप उबाल लें उसको। प्याज हमें 2 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज चाहिए होंगे। ब्रेड स्लाइसेस 4 अदद और आधे कप दूध में इन 4 ब्रेड स्लाइसेस को भिगो दें। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच डाल दीजिए और पुदीने के पत्ते आपको लेने हैं, बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट है इसका। पुदीने के पत्ते आपको 10 अदद चाहिए होंगे। हरा धनिया 2 खाने के चम्मच कटा हुआ चाहिए। हरी मिर्च जो है वो 2 से 3 अदद जो हैं वो कटी हुई चाहिए होंगी। लाल मिर्च, सुर्ख मिर्च यानी कि 1 चाय का चम्मच पिसी हुई होगी ज़ाहिर है। और गरम मसाला का 1 चाय का चम्मच हम लेंगे। नमक 1 चाय का चम्मच ले लीजिए और हल्दी आधा चाय का चम्मच। मलाई हमें चाहिए होगी, यही वो रॉयल टच है मलाई का जो हम कबाब में ऐड करेंगे। मलाई हमें चाहिए होगी 2 खाने के चम्मच और मैदा 3/4 कप की ज़रूरत पड़ेगी आपको और पानी 3/4 कप लेंगे। अंडे 2 अदद अच्छी तरह से उनको फेंट लीजिए और ऑयल ज़ाहिर है फ्राई करने के लिए। एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि हमें गाय का गोश्त 500 ग्राम चाहिए होगा जो कि उबला हुआ होना चाहिए। प्याज 2 अदद दरमियानी साइज़ के ले लें। ब्रेड स्लाइसेस 4 अदद लें और उनको दूध में भिगो दें। आधे कप दूध में 4 स्लाइसेस ब्रेड के जो हैं उनको भिगो दें। अदरक लहसुन का पेस्ट लीजिए 1 चाय का चम्मच चलेगा। पुदीने के पत्ते 10 अदद लेने हैं आपने और पुदीना ज़ाहिर मिलता है उसको आप पत्ते जो हैं उसके 10 उतार लीजिए। और हरा धनिया 2 खाने के चाय के चम्मच लेने हैं। हरा धनिया को काट लें जो है बारीक बारीक और उसके 2 खाने के चम्मच जो हैं हरे धनिया के आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हरी मिर्च चाहिए 2 से 3 अदद जो कि कटी हुई होनी चाहिए। लाल मिर्च या सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच ज़ाहिर है पिसी हुई ही ज़रूरत पड़ेगी हमें इसकी। गरम मसाला 1 चाय का चम्मच ले लीजिए। नमक 1 चाय का चम्मच और हल्दी आधा चाय का चम्मच। मलाई जो है वो 2 खाने के चम्मच आप ले लें और मैदा जो है वो 3/4 कप चाहिए। पानी 3/4 कप चाहिए। अंडे 2 अदद अच्छी तरह से इन दोनों अंडों को फेंट लीजिए और ऑयल ज़ाहिर है हस्बे ज़रूरत हमें चाहिए होगा।
तरकीब और इस तरह से है, कुछ ज़ाहिर अज्जा काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन तरकीब इसकी इतनी मुश्किल नहीं है कि आप गाय का जो गोश्त है उसको रेशा करके, ज़ाहिर हमने उबाल चुके हैं अच्छी तरह से, गाय का गोश्त थोड़ा टाइम लेता है गलने में लेकिन आप उसको गला चुके हैं। गाय के गोश्त के जो है वो अच्छी तरह से आप रेशे कर लीजिए, बारीक बारीक जो है आपने उसके वो रेशे उतार लेने हैं। अब इन रेशों को आपने इनमें डालना है प्याज, जो हमने 2 अदद लिए थे कटे हुए, और इसमें डालेंगे हम ब्रेड स्लाइसेस जो हम भिगो चुके हैं ऑलरेडी दूध में भिगोए हुए ब्रेड स्लाइसेस, अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने आपको बताया, पुदीने के 10 पत्ते लिए थे हमने, उनको भी इसमें डाल देंगे। हरा धनिया जो कि कटा हुआ हमने 2 चम्मच लिया, हरी मिर्च काट चुके हैं हम उसको भी, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक, हल्दी और मलाई जो है इसके अंदर, जैसे कि आपको बताया था कि मलाई ही वो मेन इंग्रेडिएंट है जो इनको मुनफरद बनाएगा। तो मलाई जो है आपने 2 अदद चम्मच जो है वो मलाई के मिक्स करके जो है इनको अच्छी तरह से गूंद लें, और अब इससे जो है आप कबाब की शक्ल दे दें। आप यानी कि कहने का मकसद ये है कि आपने जो गाय का गला हुआ गोश्त है उसके रेशे किए, उनमें ये सब इंग्रेडिएंट्स जो है मैंने आपको ऊपर बताए, इन सब को जो है आपने उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करना है। मलाई डाल दी, अब इसे आपने कबाब की शक्ल देनी है। आप चाहें तो इसको गोल बना सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको जैसे सीख कबाब की शक्ल होती है उस तरह का भी बना सकते हैं। बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसको जो है वो जो कबाब का गोल कबाब की शक्ल होती है वो दे दीजिए। और मैदा अब आपके पास जो था, जो कि हमने 3/4 कप रखा हुआ है साइड पर, उसको और पानी को मिलाकर जो है वो पेस्ट तैयार कर लें। मैदे और 3/4 कप पानी को मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। अब आपने क्या करना है कि ये पेस्ट हमने इस्तेमाल की है उसको कवर करने के लिए जो कबाब हमारे पास हैं। इसके बाद हमने हर कबाब को, जो गोल कबाब हम बना चुके हैं उनके कबाब की शक्ल दे चुके हैं, अब हर कबाब को हम इस पेस्ट में जो कि मैदे और पानी की पेस्ट है इसके अंदर डिप करेंगे। अच्छी तरह से इसके इर्द गिर्द जो है मेक श्योर करें कि उसके अंदर जो है वो अच्छी तरह से डिप हो चुका हो। उसके बाद आप अंडे में डिप करें। पहले आपने करना है मैदे और पानी की जो पेस्ट बनाई है उसके अंदर इस कबाब को डिप करना है। उसके बाद आपने अंडे में डिप करना है। अंडे में डिप करके फ्राइंग पैन में इसको डीप फ्राई कर लें, बिल्कुल इस तरह जिस तरह से आप शामी कबाब को डीप फ्राई करते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत सी डिश आपकी तैयार हो जाती है। और थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पे भी ये डिश की मैं पिक्चर दिखाऊंगी कि किस तरह के ये कबाब लगते हैं। कमो बेश जो होते हैं ये शामी कबाब की शक्ल ही होती है, लेकिन बहुत डिफरेंट, बहुत मज़ेदार होते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई करके देखें और इनको चटनियों के साथ और फिर थोड़े सैलड के साथ खूबसूरती से जो है वो डिश में इसको डालें। और इसको कोशिश करें कि आप जो है उसकी सॉसेस जो है मुख्तलिफ़ किस्म की वो भी साथ रखें। और एक बहुत ही मुनफरद और बहुत खूबसूरत डिश जो है रमज़ान के हवाले से इफ्तारी में भी बहुत खूबसूरत लगती है। इफ्तारी में जब इफ्तार दावत दी जाती है तो उसमें एक आपका बहुत ही शाही किस्म की डिश होगी जो कि इसमें इजाफा करेगी आपकी टेबल की रौनक में। आज हमने आपको बताया कि शाही मलाई कबाब जो हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। आपको बताया कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि आप इसको आसानी से बना सकती हैं। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको आप केयरफुली जो है आपको इनको सेलेक्ट करना है और फिर इसकी जो तैयारी है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आज हमारा ये सेगमेंट जो कि आज का पकवान था, इसमें शाही मलाई कबाब जो है वो आपको मैंने बनाने की तरकीब बताई, लेकिन साथ साथ आपको बताती जाऊँ कि रमज़ान के दिनों में अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि रमज़ान में जब ये होता है कि इफ्तारी के वक्त, चूँकि रोज़े भी जो है इन मुल्कों में काफ़ी लंबे हैं, बहुत देर से खुलते हैं और कम से कम 20 या 21 घंटे का जो होता है वो आपको रोज़ा रखना पड़ता है। उसके बाद चूँकि भूख और प्यास, ख़ासतौर पर प्यास जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब आप रोज़ा इफ्तार करते हैं तो आप सोचे समझे बगैर जो है खाने और पीने की जो चीज़ें हैं उससे जो है खाना शुरू कर देते हैं। सबसे बेहतर ये है कि आप रोज़ा जो है वो पानी से खोलिए, किसी भी किस्म के दूसरे ड्रिंक से, फिज़ी ड्रिंक से मत खोलिए, बल्कि पानी से रोज़ा इफ्तार कीजिए, खजूर से रोज़ा इफ्तार कीजिए। और उसके बाद आप जो है वो बहुत जल्दी बहुत तेज़ मत खाएं, बल्कि इस तरह से करें कि आप उसके बाद थोड़ा वक्फा दीजिए, हल्की फुल्की जो फ्रूट
चाट सबसे बेहतरीन है, आप वो खा सकते हैं। ये जो ऑयली डीप फ्राई की हुई चीज़ें हैं, इनसे अपने आप को दूर रखिए, महफूज रखिए। उसके बाद हेल्थी खाना खाएं और इस तरह आप मेंटेन रख सकेंगे अपने हेल्थ को रोज़े के दौरान भी, और आप में वो एनर्जी भी रहेगी जिसकी आपको रोज़ा रखने के लिए ज़रूरत है। वैसे तो अल्लाह ताला हर रोज़ा रखने वाले को, जिनको तौफीक अता फरमाता है कि वो रोज़े रख सकें, उनकी ज़रूर मदद करता है और उनके अंदर इतनी तवानाई पैदा करता है कि वो रोज़ा जो है वो रखने के में कामयाब हो सकें। तो अभी आपको जो शाही मलाई कबाब हैं, ये मैंने आपको आज इसकी तरकीब बनाई, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में ख़ास तौर पर। और अभी हम जाएंगे, हमारा अगला सेगमेंट होगा आलमी जायज़े का, और आलमी जायज़े के लिए हम जाते हैं अली भाई की तरफ। और अली भाई हमें यकीनन किसी न किसी आज भी किसी गेस्ट के साथ मिलवाएंगे, बात करवाएंगे, जो हमें मज़ीद मालूमात से हमारी जो रोशनी है वो मज़ीद फैलाएंगे। तो चलते हैं अली भाई की तरफ। बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत जो है वो रेसिपीज़ और आपने डिशेस जो है वो हमारे नाजरीन को सिखाई। उम्मीद है कि हमारी बहनों ने और हमारे भाइयों ने भी दिलचस्पी से उनको जो है वो सुना होगा। और इसी के साथ भी हम बढ़ेंगे अपने सेगमेंट आलमी जायज़ा की तरफ। और आलमी जायज़ा में जो है वो हम देखेंगे कि जो कि आजकल एक बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हो रही है कि मुसलमान कंट्रीज़ के अंदर इन तमाम जगहों पर जो है वो साइंसी तरक्की और मतलब तरक्की नाम की जो है वो कहते हैं कि कोई चीज़ नहीं है। तो उसी के ऊपर हमने एक दूसरा रुख दिखाने के लिए आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमारी गेस्ट डॉक्टर सैयदा आतिका मूसवी इंडिया के शहर दिल्ली से हमारे साथ ऑनलाइन है। तो आपको हम अपने स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपको ज़हमत दी और हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि हमने अभी शुरू में कहा कि पूरी दुनिया में ये तासुर दिया जा रहा है कि मुसलमानों के अंदर जो है वो तरक्की नाम की जो है वो कोई चीज़ नहीं है। तो हमने चाहा कि इसके ऊपर बात करें, क्योंकि आप एक तवील अरसे 13 साल जो है वो इस्लामी जमहूरी ईरान में क़याम किया आपने वहाँ से जो है वो मेडिकल की डिग्री ली। तो मैं चाहूँगा कि उस हवाले से जो कुछ आपने अपनी आँखों से देखा, जो कि मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर जो तरक्की की रफ्तार है, तो मैं चाहूँगा कि वो हमारे नाज़रीन के लिए अर्ज़ कीजिए। जी 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 ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपना MBBS वहीं इस्लाम यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करा और मेरे लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था जब हमने वहाँ पे स्टार्ट किया। तो तकरीबन 55 कंट्रीज के लोग थे जो वहाँ पे इसके मुख्तलिफ शोबों में एजुकेशन के लिए गए थे। तो मैंने जो सबसे ये डिफरेंस देखा, क्योंकि मैं हमेशा कंपेयर करती थी बहुत सारे लोगों के साथ इंटरव्यू में जितने भी कंट्रीज के थे, और वहाँ पे जो मुझे एडवांसमेंट और जो मुझे तरक्की लगा हर शोबे में, वो मुझे लग रहा था कि जो दूसरी कंट्रीज के लोग हैं इस मुकाबले में हमें 100 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। एजुकेशन के मामले में जैसे हमने वहां पे स्टार्ट करा, तो एक जो एजुकेशन का पैटर्न था वहां का, और उनका मैंने देखा था कि जैसे हमारा जो एक एम होता है कि मुझे एक MBBS डॉक्टर बनना है, डिग्री लेनी है, ये करना है, और हमारा एम जो होता है वो लिमिटेड, वो नॉलेज को बहुत लिमिटेड कर देता है। लेकिन वहाँ का वहाँ जाके मुझे पता चला कि नॉलेज का असली मतलब क्या है। तो जिस हिसाब से वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया मेडिकल, जिस हिसाब से मैंने पढ़ा, फिर मैं यहाँ आके भी मुझे आसमान जमीन फर्क लगा कि जो इल्म के लिए जाता है और जो सिर्फ डिग्री के लिए जाता है कि उसको सिर्फ डिग्री की मिलती है लेकिन वो इल्म रह जाता है। जी लगता है कि कॉल कट गई। नहीं, हम सुन रहे हैं आपको, हम सुन रहे हैं। अच्छा जी 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 जी। तो वहाँ के टीचर से लेकर जहाँ के जो यूनिवर्सिटी का मैंने जो रूल्स रेगुलेशन देखे और जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे, वहाँ का कंपैरिजन जो अपने से हमने किया जो दूसरे कंट्रीज के साथ, बिहेवियर वाइज, स्कूलिंग वाइज एंड फर्दर जो मैंने उनका देखा, तो उनका मैंने देखा जो इनका हर रूप इनके खून और जिस्म से जैसे मखलूत हो चुका है। और हमें जैसे कोई चीज पता होती है और हम बोलते दिस इज बुक्स नॉलेज और दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल लाइफ, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा मेडिकल की फील्ड में भी और दूसरी फील्ड में भी कि वो डे टू डे लाइफ में इनको प्रैक्टिकली होता ही होता है। तो यहाँ पे कॉलेज में जाके जितने भी हमें प्रोफेसर मिले और जितनी भी हमने टेक्नोलॉजी वाइज हमने देखा कि जो भी एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी थी वहाँ पे अवेलेबल था।
तो हर तरीके से, जैसे मैं वहां से मेडिकल करके आई, हर चीज का जो हमें बुक में पढ़ाया गया है कि वो हमने प्रैक्टिकली भी करा। तो जब हम वहां से आकर यहाँ आए तो हमें बहुत डिफरेंस लगा। हमने देखा कि हम जो कुछ प्रैक्टिकली करते हैं दूसरे वर्ल्ड के लिए ये बुकिश नॉलेज है, लेकिन उनके लिए बुक एंड प्रैक्टिकल सेम देखा मैंने। मैं यहाँ जब आई थी बहुत सारी चीजों को कह रहे थे दिस इज अ बुक्स नॉलेज नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग्स। मैंने कहा नहीं, मैंने जहाँ पढ़कर आई हूँ मैंने देखा है कि ये हो रहा है, वो भी हमारे जैसे लोग कर रहे हैं हर चीज में। तो आप मेडिकल के बारे में बात बताऊं, जो बेसिक से लेकर एडवांस तक, वो जो बुक, अगर हम कोई भी चीज एलिम का कोई भी चीज बेसिक से लेकर और उसको बहुत सिंसियरली और डेडिकेशन ले ले, वो मैंने वहां पे सिंसियरिटी और डेडिकेशन मैंने स्टूडेंट में और टीचर में भी बिल्कुल देख लिया। और मेरे लिए नॉलेज का एक दूसरा चैप्टर वहां खुल गया। मैं अपनी बात करूं कि मैं नॉलेज को एक तरीके से समझ रही थी, लेकिन वहां मेरे लिए बिल्कुल एक दूसरा ही चैप्टर खुल गया। और उस नॉलेज से जो मुझे मिला और डायरेक्शन उनकी थी, टीचरों की थी, मेरे जो सराउंडिंग जो फ्रेंड्स थे, उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना, हर चीज मेरे लिए जैसे कि ये अलगू या दस मेरे लिए था। अच्छा, ये इमाम खुमैनी का कहना मुझे हर बार ये स्ट्राइक होता था जहन में कि हम ईरान को ऐसा बनाएंगे कि हर दरो दीवार इंसान के लिए दरसगाह बननी चाहिए। और मुझे लग रहा था मेरे लिए कोई दोस्त हो, टीचर हो, ये क्या ये ऐसा रहनुमा है कि कहीं दूसरी जगह के, मैंने इंडियन कॉलेज में भी पढ़ा, वहाँ की हमें गुड बेटर बेस्ट का उतना हमें बताया नहीं गया कॉलेज में कि बेस्ट क्या है। यानी तो हमारी वो प्लेस जो है गुड बेटर बेस्ट की प्लेस जिंदगी में, वो तो हम खो चुके हैं। और वो इतना इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है एक स्टूडेंट के लिए कि ताकि वो जो बेस्ट का जिंदगी में लेना चाहता है वो उसकी तरह जाए। अब इसमें वो फरावान देखा जी। अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि हम देखते हैं कि एक तरफ इतनी ज्यादा तरक्की की रफ्तार है, दूसरी तरफ पाबंदियां भी उतनी ही हैं। तो आप क्या कहती हैं कि इन पाबंदियों को क्या उन्होंने बड़े एहसन तरीके से शिकस्त दी कि एक पाबंदियों के होते हुए, मतलब अजीब बात है कि कितनी शदीद पाबंदियां हों और उस पर तरक्की की इतनी रफ्तार हो। तो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था कि एक तो ये तनहा कंट्री थी, बिल्कुल सारे उन्होंने बाइकआउट कर चुका था, लेकिन इन्होंने मैंने देखा कि कितना ये रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। वो किस वजह से इन्होंने बहुत तवज्जो दी है नॉलेज की तरह, और हर एक बहुत डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ मैंने देखा। वो दिन रात मैंने इनकी मेहनत अपनी आंखों से देखी, उनकी सिंसियरिटी क्या थी, डेडिकेशन क्या थी। तो उसकी वजह से उन्होंने आज दुनिया को ये प्रूव करके दिखाया कि डॉक्टर से लेकर इंजीनियर से कोई भी चीज वो प्रोड्यूस कर रहे थे। पहले के जमाने में जब इनकलाब से पहले वहाँ पे एजुकेशन की लेवल में वहाँ पे हर चीज जैसे डॉक्टर हर कोई बाहर से लाना पड़ता था, लेकिन अब वो इसमें डेवलपमेंट इतनी हुई थी कि वो वहां से अब प्रोड्यूस कर रहे हैं हर जगह के लिए। मैं अपनी बात बताऊं, जैसे कि हम ईरान से आए, पहले जो इनका ये था कि ईरान से एमबीएस करके आए, अब क्या होगा, लेकिन खुदा का शुक्र है जितने भी वहां से पढ़कर आए, जहाँ जहाँ भी जिस हॉस्पिटल में जो उन्होंने काम किया, तो इनका इतना इम्प्रेशन पड़ गया था। तो हर एक कह रहा था कि अगर ईरान से आया ही इनका काम सही है, तो एकदम, क्योंकि उन्होंने भी देखा इनका काम, इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो किसी कहीं पे भी हमें कोई हिंड्रेंस नहीं आई काम की वजह से, क्योंकि वो जो हमें वहां पे कराया था, हमने देखा कि देखने वाले हर जगह अच्छाई और बुराई को डिटेक्ट करने वाले हर जगह होता है। और यहाँ पे जब हम काम करते, ऐसे मुझे दिल्ली में लगा कि इन्होंने पहचान लिया कि फिर जब भी यहाँ के प्रोफेसर भी मिल रहे थे वो भी तारीफ करने पे मजबूर होते थे, हाँ ईरान में कितनी डेवलपमेंट है, कितनी एडवांसमेंट, तो वहाँ क्या क्या हो रहा है। तो हम ये से मैंने देखा कि जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो मैंने इस लिहाज से भी देखा कि काफी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है कि किसी भी लिहाज में जब वहां थी तो वहां पे इतनी एडवांसमेंट हुई थी मेडिकल के फील्ड में, तो वो कह रहे थे कि हमें किसी भी चीज में, किसी सर्जरी, कोई मेजर से मेजर सर्जरी, कोई भी मेडिकल का कोई भी फील्ड हो, हमें किसी चीज के लिए किसी दूसरी कंट्री की जरूरत नहीं है। हम खुद कसीम है हर चीज में, इन्हें हर चीज हम अपनी कंट्री में कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज वहां पे जो
जो मेडिसिन है, जो क्राइम रेट हम अक्सर दूसरी कंट्री में देखते हैं कि अक्सर दवाइयों में मिलावट है, लेकिन खुदा का शुक्र है जब जितनी तरह मैंने वहाँ पे बिताया, वहाँ पे जो हिलाल अमर कमेटी है वहाँ पे चेक होता है अच्छी तरह से, फिर वो बाजार में आ जाता है। और यहाँ पे दूसरे कंट्रीज को मैं कंपेयर करके हमारा कोई भी क्राइम किसी भी जगह का यहाँ पे घुस जाता है, क्योंकि कोई चेकिंग नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है कि जो इस तरह से जांच कर ले। लेकिन मैंने वहाँ देखा कि इल्म का जो असली रूप होता है ना, इल्म कहते हैं कि नूर है, नूरानियत की इल्म की क्या होती है वो मैंने वहाँ पे मैंने हकीकत में देखा। तो हम देखते हैं कि जैसे हमारी कंट्रीज़ हैं, या हिंदुस्तान को ले लें या पाकिस्तान को ले लें, मुख्तलिफ शोबों के अंदर ये कह दिया जाता है कि अब इसके बाद हमारे पास जो है ना इसका इलाज मुमकिन है, ना या हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप इसको जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में ले जाएं। तो एक ऐसा मुल्क जिसने 11 साल जंग लड़ी हो और नया नया इनकलाब आया था, उस पर जंग वारिद कर दी गई और उसके बाद फिर पाबंदियाँ लगा दी गई, इन तमाम सिनेरियो के दौरान आप ये कहती हैं कि ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद वो अपनी तमाम चीज़ों में खुद कफील हैं। बिल्कुल बिल्कुल खुद कफील है हर चीज में। और इनमें एक अच्छी एक क्वालिटी मैंने अपने आंखों से विटनेस हूँ। मैंने एक ये हदीस पढ़ा था और वो मैंने अपने दिल से वो फील किया कि ये है इनमें कि अगर इल्म किसी सुरैया पे अवेजान हो, किसी स्टार पे भी, फारस के इंसान ऐसे है उससे भी वो ले सकते हैं। वो मैंने किस तरह से देखा कि ये इल्म के मैदान में इतनी क्यूरियस है, अगर किसी छोटे से छोटे बच्चे की तरह इसको रागिब होना पड़ा है, किसी की तरह भी वो हो जाते हैं। और हर जब इल्म की बात हो, जामुए अदब इनका कम होना, वो सबसे पहले जब वहाँ हम गए थे, क्योंकि हमारी कम इल्मी की वजह से हमें, क्योंकि मैंने देखा कि हमारा जो सेटअप है हिंदुस्तान में या दूसरे मुल्कों का सेटअप है, हमें जो गुरूर और अपनी इग्नोरेंस छुपाने को एक डोमिनेंसी दिखाना, ये हमें सिखाया गया था। लेकिन वहां मैंने बिल्कुल बाजी पलटते हुए देखी। मैंने देखा वहां पे जब ये अच्छी तरह से कहना कि ये चीज मुझे पता नहीं, और फिर मुझे जब जिस चीज को मैं खोजती थी उस चीज का जब मुझे पता चला कि हदीस है, जो इंसान जो बंदा बोले कि मुझे पता नहीं है, इसे निस्फ इल्म का अपनी निस्फ इल्म का इजहार करा इसने। फिर इसी तरह से जिन चीज कहते कि जिस चीज की इंसान को पता नहीं होती उसका वो दुश्मन होता है। जिन चीजों का हम पहले दुश्मन हुआ करते थे, इन चीजों का वो एक एक चीज मेरे लिए बिल्कुल रोशन हो गया कि ये जो करते हैं इसके पीछे बैकग्राउंड है, ये इस वजह से ये करते हैं कि हमें ये पता नहीं, हमें ये पता नहीं। तो अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अभी कुछ ही अरसे में मतलब कि ये चीज़ सामने आ जाएगी कि मुसलमानों की जो अजमत रफ्ता है वो बहाल होने को है, क्योंकि इल्म पे जितनी ताकीद इस्लाम ने की और मुसलमान उतना ही उससे दूर गए अपनी इस तमाम रिसर्च से और तमाम चीज़ों से। मगर अब जैसे कि इस्लामी जमहूरियत ईरान ने इसके ऊपर कदम रखा और बेहतरीन तरक्की की राह पर गामज़न है, तो मतलब ये वक्त आने वाला है कि हमारी जो है वो अजमत रफ्ता इस दुनिया में जो है वो मुख्तलिफ कौमों के सामने बहाल होने को है। बिल्कुल 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 ये नहीं वाकई वो हमें वहाँ दिलगनी इन्होंने ये रहबर हमेशा कहा करते थे कि आप देखिए हमने थोड़ा सा, और ये मेरे लिए भी तर्जमा हुआ कि पहले मैं कहती थी कि ईरान में जब मैं अपनी आंखों से जागा पर देखती थी, मैंने कहा कैसे हो सकता है। तो फिर मुझे इस आयत की तरह जब मैंने देखा अल्लाहुल वलियुल लज़ीन, इसकी है ना आयतुल कुर्सी जो हम पढ़ते हैं, अल्लाहु वलियुल लज़ीन आमनु यखरुजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, जो अल्लाह को अपना वली बनाता है वो इसको ज़ुल्मात की तरफ से नूर की तरफ ले जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो इससे पहले की आए फकत जिस्तान सकबिल और वतन उसका अल्लाह अनसे फरमालहा, जिसने अल्लाह की रस्सी को पकड़ा है, ये वो रस्सी है जो गुसस्तनी नहीं है, जो नहीं टूट सकती है। और मैंने कहा हाँ इसको इसके बारे में पता है, और उन्होंने ये रस्सी पकड़ी है, इसका अल्लाह का वादा ये टूटने वाली रस्सी है नहीं, और अल्लाह को अपना वली बनाया, तो उसने खुद इसका वादा दिया कि मैं इनको रोशनी की तरह, और मेरी आंखों में देखा ये किस तरह से रोशनी की तरह जा रहे हैं, किस तरह से रोशनी की तरह जा रहे हैं। अब मेरे लिए एक क्वेश्चन था, हमेशा हम कहते थे कि मुसलमान हम क्यों नहीं कुरान में, फिर अगर बोलते कि हर चीज कुरान में है
तो हम मुसलमान क्यों नहीं इम्प्रूवमेंट करते हैं? तो खुदा का शुक्र, हमारे लिए एक चीज की बहुत जरूरत है, वो मुझे भी अभी बहुत ज्यादा इस मेडिकल स्किल में होके भी ज्यादा मैं इसको प्रूव कर सकती हूँ किस तरह हमारे लिए एनवायरनमेंट की जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत है कि फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए। जैसे आप लीजिए एक बच्चा, जब वो इसमें एम्ब्रियो में होता है, जनीन में होता है, अगर इसका फेवरेबल कंडीशन वहां पे ना हो, जनीन वो एबनॉर्मल बन जाता है कि नहीं? सही। तो इसी तरह जब इसका फेवरेबल कंडीशन अंदर का सारा सही हो तो एक साल बच्चा आ जाता है। इसी तरह से हमारा जो बाहर का एनवायरनमेंट हो, जो अगर सालिम हो, फेवरेबल कंडीशन हो हमारे लिए, मैंने वहां देखा कि फेवरेबल कंडीशन होने की वजह से इतने सारे दानिशमंद जो बिल्कुल ना, जिनकी एज बहुत ही कम थी और जो मेरी एज वाले थे और जो मुझसे ज्यादा, उन्होंने कितनी बुलंदियों को छुआ। और ये किस वजह से कि इनके पास वो फेवरेबल कंडीशन मीन्स कि इनका वो जो निजाम, वो निजाम इस्लामी, मुझे फिर पता चला कि जब मैं वहां से लौट कर आई तो कदर पता चला कि ये सही निजाम होने का, ये मैंने इससे समझा, समझा। आप देख लीजिए, मैं एक मिसाल अर्ज करना चाहती हूँ। हमारे इनमें सेल्स है, हर सेल में एक न्यूक्लियस हुआ करता है। न्यूक्लियस का काम क्या है? ऑर्डर देना। और जो इसके ऑर्गेनेल्स हैं वो इसका ऑर्डर लेके, हर एक का अपना अपना काम है, अपना अपना। अगर किसी ने, एक ऑर्गेनेल ने अपना काम करना छोड़ा, जो सारा सिस्टम है हमारा खराब हो जाता है, इंसान बीमार पड़ने लगता है। और अगर अच्छा रहबर, सही रहबर ना हो, और इसी तरह दुनिया का भी निजाम, कंट्री का भी इसी तरह से, अगर इसमें सही और सालिम रहबर ना हो और इसके जो फॉलोवर है अगर वो फॉलो सही से ना करे, ये जाने बिल्कुल चलने वाले नहीं है। जिस तरह हमारी चले, हमारी बॉडी बीमार हो जाती है, वो जामे भी बीमार हो जाता है। लेकिन खुदा का शुक्र है वहां का जामिया इतना रोशन दिन है कि वो समझते हैं अपने रहबर को और हर चीज पे लब्बैक, और ये इनकी मैंने देखी कामयाबी की चाबी है। बहुत खूबसूरत। और इसी वजह के आज है ना, आज देखिए हर कंट्री में नाअमनी हम देखते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन खुदा का शुक्र है एक कंट्री है जो अमन में है, वो सिर्फ ईरान है। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। वजह से जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत और मुफीद गुफ्तगू फरमाई। दिल तो चाह रहा था कि मज़ीद इस पे जो है वो भी और बात होती, मगर हमारे सेगमेंट का चूँकि अब बिल्कुल टाइम ख़त्म हो गया। बहुत ही मशकूर और ममनून है कि आपने अपना इतना कीमती टाइम जो है, बहुत शुक्रिया कि आपने हिदायत टेलीविज़न को इतना कीमती टाइम दिया, जो कि इसमें हम तहे दिल से एक मरतबा फिर आपके मशकूर और ममनून है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम टाइम दिया मुझे, यहाँ पे शुक्रिया। खुदा हाफिज़। नाज़रीन, आप सुन रहे थे अभी इंडिया के शहर न्यू दिल्ली से डॉक्टर सैयदा आतिक़ा मूसवी को, जो कि उन्होंने बताया कि मुसलमानों को मतलब मजमूई तौर पर ये कहना कि हमारे यहाँ रिसर्च नहीं हो रही, हमारे यहाँ तालीम का जो है वो फुक़दान है, नहीं, इसका एक दूसरा रूप भी उन्होंने दिखाया। वो ख़ुद प्रैक्टिकली जो है वो 13 साल इस्लामी जमहूरी में रहीं और वो कहती हैं कि तमाम दुनिया भर के तमाम जितने शोबे हैं ज़िंदगी के, उस ज़िंदगानी है उसके तमाम जितने शोबे हैं, उसके अंदर जो है वो तरक्की की रफ्तार इतनी तेज़ है, इतनी रैपिडली है कि हम वहाँ पर वो ख़ुद कफ़ील हैं। मतलब वो ना तो अपने मरीज़ को बाहर जाने का मशवरा देते हैं, ना किसी चीज़ में वो पीछे हैं। तो जो है वो इसके ऊपर मज़ीद जो है वो बातचीत करते रहेंगे, चूँकि हमारे पास एक ब्रेक का भी जो है वो टाइम हुआ जाता है। तो चलेंगे सिस्टर सहर की तरफ। जी अली भाई, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आतिक़ा मूसवी ने बहुत ही अच्छी बातें की और बताया कि इस्लाम और साइंस में क्या कनेक्शन है और किस तरह से तरक्की पा रहा है इस्लाम, साइंस जो है वो इस्लाम की वजह से। तो फ़िलहाल हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर हम अपने टॉपिक पर बात करेंगे और साथ साथ आपकी फ़ोन कॉल्स भी लेंगे। फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।